प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आप सभी के लिए हम वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के हल लेकर के आ रहे हैं। आज विज्ञान का पेपर हुआ है, इसका हल देख लीजिए, अपना नंबर मिला लीजिए। 8वीं कक्षा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा का आप सभी अपने साथी दोस्तों से भी जरूर शेयर करें। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया था। सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप सभी से निवेदन है, ताकि आने वाली कक्षाओं में भी आपको फ़ायदा मिल सके। अगला यहाँ देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा था। पहला, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर दे रखा था, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। ऑप्शन दे रखे थे धान, गेहूँ, चना या मटर। तो विद्यार्थियों, धान जो है वो खरीफ की फसल है, बाकी ये रबी की फसल है, गेहूँ चना। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला था, ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन दे रखे थे किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है विद्यार्थियों, किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम जो है उत्तर सही हो जाएगा। अगला, पौधों और जंतुओं की वह जाति जो विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है वह है। ऑप्शन दे रखे थे विशेष क्षेत्रीय जाति, संकटापन्न जाति, विशेष क्षेत्रीय जाति एवं संकटापन्न जाति, या इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, विशेष क्षेत्रीय जाति। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अब आसुत जल होता है, चौथा वाला प्रश्न देखते हैं। आसुत जल होता है, ऑप्शन दे रखे थे हिम चालक, सुचालक, कुचालक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका जो है वो हिम चालक उत्तर आएगा। ए, आसुत जल हिम चालक होता है। समान आवेशों में पाया जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आकर्षण, प्रतिकर्षण, घर्षण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ जो है विद्यार्थियों वो प्रतिकर्षण इसका उत्तर आएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला धान, दूसरे में किलो जूल प्रति किलोग्राम, तीसरा विशेष क्षेत्रीय जाति, चौथा हिम चालक और 5वां जो है प्रतिकर्षण। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पहला प्रश्न क्रमांक 6 दे रखा था। जून से सितंबर माह तक खाली स्थान फसल की बुआई की जाती है। जून से सितंबर माह तक खाली स्थान फसल की बुआई की जाती है। तो विद्यार्थियों, खरीफ की फसल की बुआई की जाती है, यहाँ पर खरीफ लिखेंगे। 7वां प्रश्न था, सूर्य का प्रकाश खाली स्थान प्राकृतिक संसाधन है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। 8वां प्रश्न था, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो अग्निशामक यंत्र जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, तो उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक प्रश्न नियंत्रित नहीं किया तो वो भी है जल के द्वारा। यहाँ जल नहीं लिखना है हमको, यहाँ अग्निशामक यंत्र लिखना है। अगला, नमक युक्त विलयन विद्युत का खाली स्थान होता है। तो नमक युक्त विलयन जो है विद्युत का सुचालक होता है। तो यहाँ खाली स्थान में जो विद्यार्थियों सुचालक लिखेंगे। अगला, पृथ्वी की आंतरिक संरचना खाली स्थान फल आकृति जैसी होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो प्याज फल की आकृति जैसी होती है। परत दर परत अलग अलग प्रकार की परत होती है, उसमें सबसे आखिर में जो है वो करोड़ होता है। तो प्याज की आकृति मतलब वो परत दर परत होती है। तो इस प्रकार से आप सभी कर लीजिए। खाली स्थान में देखिए, प्रश्न 6 में खरीफ, 7वें में अक्षय, 8वें में अग्निशामक यंत्र, 9वें में सुचालक और 10वें में जो है वो प्याज लिखना है। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक जो है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। एक वाक्य में इनके उत्तर लिखना था। तो देखिए, पहला प्रश्न था, खरपतवार से फसल को हानि क्यों होती है। खरपतवार से फसल को हानि क्यों होती है। तो देखिए, यहाँ उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते थे, खरपतवार से फसल को क्यों हानि कैसे होती है। तो खरपतवार जो होता है उससे फसलों के पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, पानी और धूप को वो छीन लेते हैं, जिससे फसल की वृद्धि और उपज जो है वो कम हो जाती है। कोल तार के 2 उपयोग लिखिए। तो यहाँ लिखना था, कोल तार का उपयोग सड़क बनाने में और पेंट बनाने में उपयोग होता है। ये 2 प्रकार के उपयोग हो जाते हैं। IVF का पूरा नाम लिखिए। तो IVF का पूरा नाम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। उसके बाद, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो क्या होगा। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन ना हो तो उसको घेंघा रोग हो सकता है। ये लिखना था हमको। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं। तो स्थिर विद्युत बल मतलब 2 स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल को जो है वो स्थिर विद्युत बल कहते हैं। आगे 16वां प्रश्न था, ऊंचे घरों या भवनों में तड़ित चालक क्यों लगाए जाते हैं। तो ऊंचे घर या भवन में जो तड़ित चालक इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बिजली गिरने पर तड़ित चालक जो है बिजली को सीधे जमीन में भेज दे और भवन को कोई नुकसान ना हो। मतलब जो बिजली है वो करंट जो है जमीन के अंदर उतर जाए और भवन को कोई भी नुकसान नहीं हो, इसलिए तड़ित चालक लगाए जाते हैं। आगे अब लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इसको 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना था। 3 अंक के ये प्रश्न थे। पहला यहाँ पर 17वां प्रश्न दे रखा था, आदर्श ईंधन के कोई 3 लक्षण लिखिए। तो आदर्श ईंधन के 3 लक्षण लिख सकते थे। ये आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, इसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, जलने पर हानिकारक गैसें उत्पन्न नहीं करना चाहिए।
ऐसा ईंधन आदर्श ईंधन होता है। रेड डाटा पुस्तक के बारे में लिखिए। तो रेड डाटा पुस्तक जो है ऐसी पुस्तक है जिसमें संकटापन्न जो पौधे और जंतु है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। यह पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये रेड डाटा पुस्तक के बारे में। अगला 19वां प्रश्न था, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण का आरेख खींचिए। तो टेडपोल से वयस्क में रूपांतरण के समय टेडपोल की पूंछ धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और उसके पैर निकलने लगते हैं और वह वयस्क में बदल जाता है। आगे, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाला कोई 3 परिवर्तन लिखिए। तो किशोरावस्था में जो लड़कों की आवाज़ जो है भारी हो जाती है, दाढ़ी और मूंछ आने लगती है, साथ ही साथ शरीर में मांसपेशियों का विकास होने लगता है। ये 3 जो है वो परिवर्तन लिख सकते थे। अगला, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को जो है वायुमंडलीय दाब कहते हैं। 22वां प्रश्न था, विद्युत लेपन किसे कहते हैं? आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो विद्युत लेपन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक धातु की परत को विद्युत धारा की सहायता से दूसरी धातु पर चढ़ाया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले विद्युत लेपित वस्तुओं के उदाहरण जैसे आभूषण और साइकिल के हैंडल, ये विद्युत लेपित वस्तुएं हैं। आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे 23, 24, 25, 26। इनको 70 से 80 प्रश्नों शब्दों में इनका उत्तर देना था। 5 अंक थे इनके। 23वां प्रश्न था, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको लिखना था। नाइट्रोजन चक्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल से मिट्टी और जीवों में जाता है, फिर वापस वायुमंडल में लौट आता है। यह चक्र जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन और DNA का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके मुख्य चरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण और विनाइट्रीकरण। इस प्रकार से लिखना था और इस चित्र बनाओ आरेख। उसके बाद में घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो घर्षण एक बल है जो 2 सतहों के बीच गति का विरोध करता है। यह हानिकारक हो सकता है क्योंकि यह ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करता है जिसमें मशीनों और अन्य उपकरणों में टूट फूट हो सकती है। हालांकि घर्षण अनिवार्य भी है क्योंकि यह हमें चलने वस्तुओं को पकड़ने और वाहनों को रोकने में मदद करता है। उदाहरण भी देने को बोला था इसने। तो घर्षण के बिना हम चल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे जूते जमीन पर फिसल जाएंगे। घर्षण के बिना हम वस्तुओं को पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे हाथों से फिसल जाएगी। घर्षण के बिना जो है वाहन भी नहीं रुक पाएंगे क्योंकि पहिए सड़क पर फिसल जाएंगे। घर्षण सबसे ज़्यादा जरूरी है। मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाएं तथा इसके 2 कार्य लिखिए। मानव वाक्य यंत्र के 2 कार्य लिखना था और जो है चित्र बनाना था। मानव वाक्य यंत्र जिसे स्वर यंत्र भी कहा जाता है, गर्दन में स्थित होता है। यह एक जटिल संरचना है जिसमें उपास्थि मांसपेशियां और बंधन होते हैं। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा फेफड़ों से वाक्य यंत्र में जाती है। वाक्य यंत्र में हवा स्वर रज्जु से होकर गुजरती है। स्वर रज्जु 2 मांसपेशियों के उत्तक होते हैं जो वाक्य यंत्र के आर पार फैले होते हैं। जब हवा स्वर रज्जु से होकर गुजरती है तो कंपन करते हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार लिख सकते थे। उसके बाद में आखिरी प्रश्न था यहाँ पर, नियमित एवं अनियमित परावर्तन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में बताना था। नियमित परावर्तन जब प्रकाश एक चिकनी सतह से टकराता है तो यह एक ही दिशा में परिवर्तित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन मतलब जब प्रकाश एक खुरदरी सतह से टकराता है तो यह विभिन्न दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में परिवर्तित होता है, इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन का एक चित्र द्वारा इस प्रकार से आप स्पष्ट कर सकते थे। तो देख साथियों, आप सभी के लिए पूरा पेपर का हल जो है वो बता दिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिले हैं। आने वाले पेपर भी जो आपको उपलब्ध होंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें और अपने सभी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो, आप सभी को अच्छे अंक प्राप्त हो, सभी अच्छे नंबर परसेंटेज से जो है वो उत्तीर्ण हो। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।